हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन दिया है कि किसी खाद्य घटक का सकल कैलोरी मान उच्चतम होता है, तो यहाँ पर किस खाद्य घटक का होता है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, वसा। कैलोरी का जो मान है इसका उच्च होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ तीन मुख्य पोषक तत्वों में से एक है। क्या है? वसा है। वसा एक ऐसा पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम सबसे अधिकतम ऊर्जा को संग्रहित करता है। सबसे अधिकतम ऊर्जा को कौन संग्रहित करता है? तो वसा है। वसा अणुओं में मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। वसा अणु में क्या होता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? तो आप सभी को पता होगा, सेब है नहीं, सोयाबीन हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है। और सोयाबीन है क्या? तो सोयाबीन एक दलहनी फसल है जिसका उपयोग खाने और तेल निकालने के लिए किया जाता है। सोयाबीन के मुख्य घटक क्या है? तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत है 38 और तेल का प्रतिशत है 22 और कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत है 21। बाकी इसमें अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, किसमें? प्रोटीन में। तो देखिए, परसेंटेज से क्वेश्चन आप सभी के बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है? तो यहाँ पर क्या होगा? आइरिस है, कॉर्निया है, पुतली है या रेटिना है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर सही है। जो मनुष्य के आंख की पुतली होती है, ये आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित एवं नियमन करने का कार्य करती है। आंख की पुतली। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है? जो कॉर्निया है ये किसका भाग है? सभी को पता है, आंख का भाग है। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मानव शरीर में कॉर्निया नेत्र का एक भाग होता है। जो कॉर्निया है मानव नेत्र का, वह अपारदर्शी भाग है। जो कॉर्निया है ये क्या है? एक अपारदर्शी भाग है जिससे होकर प्रकाश सर्वप्रथम आंख में प्रवेश करता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जिससे होकर, मतलब कॉर्निया से होकर प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है? आंख में। और इसका प्रकाश कहाँ पर पड़ता है? तो रेटिना पर पड़ता है। नेत्रदान के समय मानव नेत्र में कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। किसका किया जाता है? कॉर्निया का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो दान होता है वो किसका किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंग, सबसे ज्यादा शरीर में क्या है? तो यहाँ पर त्वचा हो जाएगी। बड़ी आंत नहीं है, अंग पूछा है। छोटी आंत नहीं है, यकृत भी नहीं है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या है? त्वचा है। और यह कितना होता है? तो इसका औसतन मान कितना है? 1.6 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? अग्न्याशय है, अधिवृक्क ग्रंथि है, रीनल ग्रंथि है या पिट्यूटरी ग्रंथि है? तो देखिए, जो यहाँ पर आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। और जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसे क्या कहते हैं? इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि मानव मस्तिष्क में, कहाँ पर? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क में सेला टर्शिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है। मस्तिष्क में होती है
कहाँ पर? तो सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में होती है और एक वृत्त के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि या आप कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि। इसका जो आकार होता है मटर के दाने जैसा होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? मटर के दाने जैसा होता है। एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। और इसका भार लगभग कितना होता है? तो 0.6 ग्राम होता है और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यकृत, बड़ी आंत, छाती या अग्न्याशय। तो जो अग्न्याशय है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्न्याशय है। जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो कौन कौन से हार्मोन्स बनाने वाली ये अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, सोमैटोस्टैटिन है। ये हार्मोन कौन बनाता है? तो अग्न्याशय ग्रंथि बनाती है। और साथ ही यह अग्न्याशय रस निकालने वाली एक बहिस्रावी ग्रंथि है। अग्न्याशय रस निकालती है कौन सी ग्रंथि है? अग्न्याशय ग्रंथि। इसके रस में पाचन किण्वन होते हैं। जो अग्न्याशय रस है इसके पाचन में किण्वन होते हैं जो छोटी आंत में जाते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग कुछ विटामिन देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग विटामिन ए के बारे में देख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी है। और ये एक नया पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी है। और विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग विटामिन और उनके रासायनिक नाम देख सकते हैं। रासायनिक नाम से संबंधित भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? फिलोक्यूनोन है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है और त्वचा रोग होती है। विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? साइनोकोबालामीन है। और इस कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से पाउंड रोग होता है और एनीमिया होती है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, स्कर्वी। और इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और यहाँ पे रिकेट्स रोग होता है, तो रिकेट्स बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है ये वयस्कों में होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। रासायनिक नाम से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो आप सभी लोग 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर है जो आपके एग्जाम में प्रीवियस पेपर में भी पूछे गए हैं। जो वर्णांध व्यक्ति है किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सी हो जाएगा? लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ये एक प्रकार का क्या है? दृष्टि दोष है। इसमें क्या है? व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, जो यह जन्मजात हो सकता है, आनुवांशिक या अर्जित। मान लीजिए कभी चोट लगी हो या किन्हीं कारण से आंख की रोशनी चली गई हो। इसमें प्रायः लाल और हरे रंग में अंतर कर पाना कठिन होता है। जन्मजात वर्णांध का कोई इलाज नहीं होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है और जन्म से उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। जो वर्णांध है यह पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है?
मानव शरीर की सैनिक या मानव शरीर के सैनिक किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं को। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? मानव शरीर की सैनिक। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को शरीर के सैनिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह हमें संक्रामक रोग तथा बाहरी रोगों से बचाता है। कौन बचाता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं बचाती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। ल्यूकोसाइट्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को, कणिकाओं को। और वयस्क मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है? तो 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर होती है। 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है दाएं फुफ्फुस धमनी होती है। दाएं फुफ्फुस धमनी किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बाई फुफ्फुस धमनी की तुलना में लंबी। ठीक है, लंबी होती है। बाई फुफ्फुस धमनी की तुलना में दाएं फुफ्फुस धमनी लंबी होती है। तो दाएं फुफ्फुस जो धमनी है ये बाई फुफ्फुस धमनी की तुलना में लंबी होती है। दाएं वाली जो है वो लंबी होती है, किससे? बाई फुफ्फुस धमनी की तुलना में। धमनी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां होती हैं। जो धमनी होती है ये क्या है? ये रक्त वाहिनियां होती हैं। इसमें शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और यहाँ पर ये अपवाद भी है, क्या है कि फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है। फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है। इसमें अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाह होता है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसमें जो फुफ्फुस धमनी है ये क्या है? इसका अपवाद है। किसका? जो रक्त वाहिनी है, इसमें अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाह होता है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।